ऑन अभी सवेरे वाली क्लास में देखा था एयर सस्पेंशन का लेआउट। तो जो एयर स्प्रिंग्स हैं जिनमें की हवा भरी जा रही है, एयर कंप्रेसर हवा बना रहा है, एयर टैंक में एयर ड्रायर के थ्रू वो साफ हो रही है, फिर एक सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व पूरे सिस्टम को के प्रेशर को मेंटेन करके रख रहा है और वहां से वो हवा जा रही है एयर स्प्रिंग्स में। तो जो एयर स्प्रिंग्स हैं वो मेनली दो टाइप की यूज होती हैं, एक तो बेलो टाइप की और दूसरी है पिस्टन टाइप की। तो ये बेलो टाइप की एयर स्प्रिंग कुछ इस तरह से होती है, ये रबर की बेलोज हैं। जब इसके अंदर हवा भरी जाती है तो ये कंप्रेस्ड हवा इसके अंदर जाकर इसे एक सिलेंड्रिकल रूप दे रही है और वाहन की ऊंचाई को बढ़ा भी दे रही है, और जब कम किया जा रहा है तो इसे नीचे आ जा रही है। तो जो लेबलिंग वाल्व है वो यही सेंस करता रहता है कि किस टायर पर लोड पड़ रहा है, यानी यहां पर हाइट सेंसर, ये आजकल के वाहनों में सभी में ये हाइट सेंसर, लोड सेंसर, लोड ट्रांसफर होता ही रह रहा है। कब कब होता है लोड ट्रांसफर? ब्रेकिंग के टाइम पर है, स्क्वाट के टाइम पर है, चढ़ते समय है और उतरते समय है। खासकर ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन के टाइम पर बहुत ज्यादा, और कॉर्नरिंग के टाइम पर, कॉर्नरिंग के टाइम पर भी एक तरफ को वाहन झुक रहा है, उस तरफ को ज्यादा लोड पड़ रहा है। राइट टर्न है तो लेफ्ट की तरफ को, और लेफ्ट टर्न है तो राइट की तरफ को। जब भी जिस तरफ भी ज्यादा लोड पड़ रहा है तो उसके अपोजिट वाला पहिया उसको जैकिंग अप की एक उसके अंदर फेनोमेना पैदा हो रहा है। इसको इजीली एयर कंप्रेस, ये एयर सस्पेंशन इस चीज को सस्पेंड कर लेता है, कैंसल आउट कर देता है। ठीक है, तो जो बेलो यूज होती है, एक तो ये बेलो टाइप की है, ये लोअर विश बोन में लगी हुई है और ऊपरी हिस्सा इसका चैसी फ्रेम या फिर बॉडी के साथ इस तरह से लगा रहता है। जब भी इसमें हवा भरी जा रही है तो ये वाहन के आकार को ऊंचा कर दे रहा है, और जब भी हवा निकल रही है तो ये वाहन के आकार को नीचा कर देता है। खासकर जब हाईवे में वाहन चल रहा होता है, तो जब भी वाहन चल रहा होता है सड़क पे, उस पर बहुत सारे प्रतिरोध पड़ते हैं। तो सबसे पहला प्रतिरोध क्या है वो, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है विंड रेजिस्टेंस। तो जब वाहन चल रहा है वो इजीली एक्सेलरेट हो, वो जल्दी से अपनी निर्धारित गति को प्राप्त कर ले, और फ्यूल भी कम से कम खर्चा हो। फ्यूल जितना जलेगा उतने बाई प्रोडक्ट बनेंगे और उतना ही वायुमंडल प्रदूषित होगा। तो वायुमंडल को प्रदूषण से रोकने के लिए जो सबसे पहला, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट निकाल रहा है वो क्या है? इंजन है, उसका एग्जॉस्ट सिस्टम। तो जो भी फ्यूल जल रहा है, जलने के बाद वो ज्यादा से वो सीधे जो भी बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं वो वायुमंडल में जा रहे हैं। उनके फिल्ट्रेशन, उनके कन्वर्जन के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं। उनमें से एक सबसे बढ़िया उपाय है कि कम से कम फ्यूल जले, और जो फ्यूल जले उसका कोई भी कण अध जला वायुमंडल में विलीन ना हो, अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन बिल्कुल भी ना निकले। कंबशन टेम्परेचर, कंबशन प्रोसेस को आसान बनाया जाए, इसके लिए अभी निरंतर ये R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल ही रहा है। तो वाहन को फ्यूल इफिशिएंट बनाकर भी हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो एयर सस्पेंशन में जब वाहन हाईवे पे चल रहा होता है तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट, क्योंकि आजकल सारे वाहन जो के हैं वो उसके लगभग सारे सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं। जो ये एयर सस्पेंशन भी यूज हुआ है ये हाई एंड कारों में है, और ट्रक्स एंड बसेज आजकल के बहुत ही उम्दा हैं। सोफिस्टिकेटेड सर्किट्स एंड सोफिस्टिकेटेड कंपोनेंट्स उसमें लगे हुए हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स हैं जो क्या हैं? कंप्यूटर हैं छोटे छोटे,
जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर उसकी एक मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी है और रीड ओनली मेमोरी भी है। तो ये जितना भी डेटा है, जो भी जानकारियां हैं कि इस स्पीड पर वाहन का सारा डिटेल, कि वाहन का आकार कितना है, उसका व्हील बेस कितना है, उसकी ओवरऑल लेंथ कितनी है, व्हील ट्रैक कितना है, फ्रंट ओवरहैंग कितना है, रियर ओवरहैंग कितना है, आगे भार कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पीछे कितना है, सीजी पॉइंट कहां पर है, ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। और उसको मॉनिटर करने के लिए ये हाइट सेंसर और लोड सेंसर, क्योंकि जब सड़क पे चल रहा है तो लोड ट्रांसफर हो रहा है, कॉर्नरिंग के टाइम पर हो रहा है, ब्रेकिंग के टाइम पर हो रहा है, एक्सेलरेशन के टाइम पर हो रहा है, किसी चढ़ाई पे चढ़ते समय और उतरते समय। इन सारी परिस्थितियों का एक ऑप्टिमम स्थिति में जब लैब में टेस्ट करने के बाद उसका जो भी डाटा प्राप्त है वो उसके लुकअप टेबल्स में ऑलरेडी उसकी मेमोरी में कंप्यूटर की डाल दिया गया है। फिर एक ही कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा दबाव और बहुत सारे तारों का, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का, उसका वो चीज़ें भी देखनी है ताकि फास्ट प्रोसेसिंग हो सके। इसके लिए सिस्टम्स को सब सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया, ऑटोमोबाइल को कई भागों में बांटकर उसके छोटे छोटे अदर कंप्यूटर्स बना दिए गए, जैसे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, सस्पेंशन कंट्रोल मॉड्यूल और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का टेलीमेट्री का अलग से कंट्रोल मॉड्यूल, जीपीएस का अलग कंट्रोल मॉड्यूल, पावर स्टीयरिंग और उसके साथ तक यूरेट सेंसर लगा के ईएसपी का अलग कंट्रोल मॉड्यूल, एबीएस का विथ ईबीडी अलग कंट्रोल मॉड्यूल, हेडलाइट्स का, एसी का, हर चीज का क्लाइमेट कंट्रोल, ये वो बहुत ज़्यादा रेन सेंसिंग वाइपर्स, एयर बैग्स का खुलना उसको ट्रिगर करने के लिए बहुत सारे सिस्टम, सब सिस्टम्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ के उनके अलग अलग कंप्यूटर्स बना दिए और वो सारे कंप्यूटर्स आपस में कंट्रोलर एरिया नेटवर्क के द्वारा या लाइनएक्स के द्वारा आपस में एक दूसरे को जानकारियों का आदान प्रदान भी कर रहे हैं और हर जगह की सूचना प्राप्त करने के लिए वहां पर सेंसर लगे हुए हैं। सिर्फ पहले व्हीकल स्पीड सेंसर था जो कि वाहन की स्पीड को बता रहा है, पर एबीएस आने के बाद उसमें प्रत्येक पहिए के साथ एक एक व्हील स्पिन सेंसर भी लग गया। फिर कॉर्नरिंग के टाइम पर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ब्रेकिंग के टाइम पर ट्रांसफर हो रहा है, तो कितना लोड किस पहिए पर है उसका रियल टाइम डाटा प्राप्त करने के लिए फिर लोड सेंसर लगाए गए, जिससे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आसान हुआ। क्योंकि अलग अलग पहिए पर अलग अलग लोड है तो उन्हें रोकने के लिए भी अलग अलग बल की आवश्यकता है। यदि उनको सबको एक समान बल दे दिया जाएगा तो कोई पहिया लॉक हो जाएगा, कोई पहिया घूमता ही रहेगा, वाहन लेफ्ट राइट पुल करेगा, जिस वजह से डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल दोनों ही खराब हो जाएंगे और दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। समझ में आ रही बात? तो इन सबको दूर करने के लिए ही ये जो मेन चीज है, सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सेफ्टी ऑफ द ऑक्यूपेंट्स, गुड्स, सेफ्टी ऑफ द अदर रोड यूजर्स, पेडेस्ट्रियन एंड मैनी मोर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इमिशन कंट्रोल। साथ ही जो ड्राइवरों की अपनी गलत हैबिट्स हैं उनको भी मॉनिटर करने के लिए फिर टेलीमेटिक्स कि रियल टाइम डाटा देने के लिए गाड़ी कहां पर है, क्या हो रहा है, वो डेटा को भी इकट्ठा करने के लिए उसके कनेक्टेड कार्स एंड कनेक्टेड पूरा फ्लीट ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो इससे क्या है, दुर्घटना की संभावनाएं भी कम से कम की जा रही हैं और यदि हो गई तो तुरंत उस चीज का इवैक्यूएशन भी हो रहा है, उस जगह पर सहायता पहुंच रही है, जो घायल है उसको निकालकर हॉस्पिटलाइज करके जान बचाई जा रही है।
पहले जब ऐसा कोई कारें कनेक्टेड नहीं होती थी, जीपीएस भी नहीं था, तो कई गाड़ियां ऐसी जगह पर रात के टाइम पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, किसी ने देखी नहीं, तो उस कारण से बहुत सारे लोग जिन्हें बचाया जा सकता था वो नहीं बच पाते। समझ में आ रही है? तो इन सब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए धीरे धीरे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रही, इसी तरह से ऑटोमोबाइल में नई नई चीजों का समावेश होता गया, नई नई टेक्निकों का समावेश होता गया। तो उसी में ये पार्ट्स के भी डिजाइनिंग होती रहती है और फिर अलग अलग पार्ट्स एंड मटेरियल डेवलप होते रहते हैं। तो जो एयर सस्पेंशन में यूज होने वाले जो स्प्रिंग्स हैं वो तो एक ये बेलो टाइप की एयर स्प्रिंग्स हैं, और दूसरी होती है फिर पिस्टन टाइप की। बेलो टाइप का भी एक हिस्सा ये फ्रेम मेंबर के साथ है, ये लोअर विशबोन के साथ है। ये कार का सस्पेंशन दिखाया है। अगर यहां पर बस या ट्रक है तो लोअर वाला हिस्सा एक्सल के साथ है, नीचे वाला, और ऊपर वाला चैसी फ्रेम के साथ है। किसी को कोई डाउट है? ये जो साइड में निकला हुआ है ये स्टब एक्सल है, ये खासकर ये विशबोन टाइप का सस्पेंशन सिस्टम वो है। ये पहले एयर स्प्रिंग देखी थी बेलो टाइप की, और नेक्स्ट है ये पिस्टन टाइप। पिस्टन टाइप में समझ लो कि एक ड्रम जैसा उल्टा रखा हुआ है, इन्वर्टेड ड्रम। ये जो है ये मेटल का एयर कंटेनर है, जो भी हवा है वो इसके अंदर भरी हुई है, और इसके साथ लगा हुआ है एक पिस्टन, और पिस्टन में ये जो लगी हुई है ये है रबर की डायफ्राम। ये फ्लेक्सिबल डायफ्राम है। ये भी सेम लोअर विशबोन और अपर जो फ्रेम के बीच में है। हवा आने का रास्ता इधर से पाइप के द्वारा या इसके पीछे से कहीं से भी, जहां पर ये लगी हुई है वहां पर की पोजीशन क्या है वो 3D में यहां पर नहीं दिखाया जा सकता। इसको समझ में आ गई? पहले वाला चित्र देखा था बेलो टाइप का, और ये दूसरा वाला है पिस्टन टाइप। इस तरह से जब भी इसके अंदर हवा को कम करा जाएगा तो ये पिस्टन फिर ऊपर को आएगा, बॉडी का लोड या नीचे की तरफ, और जब हवा भरनी है, हवा इसमें भरेगी तो ये पिस्टन नीचे की तरफ को आएगा। इसका एक निश्चित डिस्प्लेसमेंट, यानी जब वाहन सड़क पे चल रहा है हाईवे पर, तो उसकी ऊंचाई को थोड़ा सा कम किया जा सकता है ताकि जल्दी से जल्दी वो अपना पिकअप प्राप्त कर ले, और निर्धारित स्पीड या 80 किलोमीटर की या 90 किलोमीटर पर आवर जैसी लेन है, जिस लेन पे वो चल रहा है, जैसी सड़क है, उसके अनुसार ये प्राप्त कर सकता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। पहले मैनुअली कंट्रोल में ड्राइवर अपने हाथ से अप डाउन कर रहा है, उतना एक्यूरेसी उसमें नहीं है, पर कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू जो सूचनाएं उसको पहिए से मिल रही हैं, व्हील स्पिन सेंसर दे रहा है, अदर सेंसर्स दे रहा है, उन सबको इंटरप्रेट करके आपस में दूसरे कंप्यूटरों के साथ वो कनेक्शन करके बातचीत करके वो क्विक निर्णय ले रहा है कि डाउन कितना करना है बॉडी को और कितना उठाना है, कब उठाना है, कब डाउन करना है। ये सारी चीजें आजकल की जो कारें हैं चाहे बसेज हैं, ये सब लगभग सेमी ऑटो पायलट हैं। इनमें लगे हुए कंप्यूटर अपने आप से भी निर्णय ले सकते हैं। वो ड्राइवर की टेक्निक को भी रजिस्टर करते हैं और उसी के अनुसार रेस्पॉन्स करते हैं। ऑटोमोबाइल में की जो परिभाषा बताई थी, एक तो साधारण परिभाषा है कि ऑटोमोबाइल एक स्वयं की शक्ति से चलने वाला वाहन है जिसे ये शक्ति इंजन से मिलती है। ऑटोमोबाइल का प्रयोग यात्रियों या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। बट कैसे? सेफ्टी, कंफर्ट एंड इकोनॉमी। तो सेफ्टी के साथ बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं, कंफर्ट के साथ बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं, इकोनॉमी के साथ बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। तो मेनली क्या है, एक ड्राइवर है और दूसरा व्हीकल है। ड्राइवर और
व्हीकल आपस में बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और व्हीकल उसको जो ड्राइवर इनपुट सिग्नल उसे दे रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ब्रेकिंग कर रहा है, या एक्सेलेटर या स्टीयरिंग टर्निंग एंगल दे रहा है, वो क्या है, वो इनपुट सिग्नल्स हैं, और उसी के अनुसार ड्राइवर जो व्हीकल है वह बिहेव कर रहा है। तो व्हीकल का बिहेवियर किस तरह का है, वो जितना स्टीयरिंग को टर्न दिया जा रहा है उतना वो टर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको ब्रेकिंग के लिए रोका जा रहा है तो ब्रेक फोर्स सही डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। ये फिर कई सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसको रेगुलेट करने के लिए फिर बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स लगाने पड़ते हैं। उसी क्रम में ये सारी चीजें लगी हुई हैं, और उसी सेफ्टी, कंफर्ट और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए ही इस तरह की नई नई चीजें आविष्कार होता है, नई नई चीजों का, और उनका फिर विकास होता है। तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा, एयर सस्पेंशन, उसमें प्रयुक्त होने वाले पूरा सिस्टम लेआउट और पार्ट्स वो किस किस टाइप के होते हैं। अब जब नेक्स्ट चलेगा वो चलेगा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड एयर सस्पेंशन। इट्स इनफ फॉर द डे। हैव ए ग्रेट डे।